सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत जरूरी क्वेश्चंस गाइस। और जैसा कि आप देख रहे हैं डे 28 है हमारा, तो अभी तक का हमारा डे 27 जो रहा है वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप मिस ना करें। एक बार अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे गाइस तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल, काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आपको जैसे कि पता है 13 अगस्त से आप सभी का एग्जाम है, तो आपको अभी क्या जरूरी है, आपको जरूरी है मॉक टेस्ट और रैपिड रिवीजन, जो कि हमने अपनी वीडियोस में कराए हैं। तो उस रैपिड रिवीजन के थ्रू आपको ये पता चल पाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, ठीक है, और आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो एक बार उन वीडियोस को देखेंगे आप, और उसके बाद से अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। और अगर पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो ये आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। अब यहाँ देखो, हैव के साथ में यहाँ हैड आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हैड को टेकन कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। Either you can use had और taken, दोनों का एक ही सेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो had है ये हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। सो आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। मैंने 2 दिन से चाय नहीं पी है, 2 दिन से मैंने चाय नहीं पी है। अब आपको पता है कि यहाँ तो हैड ठीक है, यहाँ ना आपका टी नाउन है और यहाँ पर एक टाइम कंजंक्शन दे दिया गया है जो कि क्या है, सी है, ठीक है। अब यहाँ ये जो सिंस है, तो सिंस हम कब यूज करते हैं? सिंस हम यूज करते हैं फिक्स टाइम के साथ में, और ये हमारा यहाँ 2 days ये है हमारा ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के साथ में आप क्या यूज करते हैं? ड्यूरेशन के साथ आप फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन के साथ फॉर का यूज करते हैं, और जब भी हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं, निश्चित समय की बात करते हैं, तो हम सिंस का यूज करते हैं। स्टार्टिंग टाइम के साथ सिंस का यूज होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ ड्यूरेशन अवधि बता रहे कि मैं 2 दिन से चाय नहीं पिया हूँ, और एक अनिश्चित समय है, ये हम नहीं पता कर पा रहे कि कौन से समय की बात हो रही है, किस 2 दिन की बात हो रही है, मंडे ट्यूसडे किस दिन की बात हो रही है। तो जब हमारा ये ड्यूरेशन होता है, अनिश्चित समय होता है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। अगर ये बात कही होती यहाँ पर कि मैंने मंडे से नहीं चाय पी, मैंने ट्यूसडे से चाय नहीं पी, तो वहां पर हम सिंस का यूज कर देते। ये तो आपको सिंस और फॉर का इतना यूज क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो हमारा एरर कहाँ था गाइस? एरर था हमारा फर्स्ट लास्ट पार्ट में, यानी कि सी पार्ट में हमारा एरर था, ठीक है। सी पार्ट में हमारा एरर था। नेक्स्ट, सॉरी बी में था, यहाँ सिंस की जगह क्या होना चाहिए था? फॉर होना चाहिए था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a moment delay would have proved costly for her life if she had not escaped the accident quickly by a close save। मतलब आ मोमेंट, अब यहाँ पर आ मोमेंट, यहाँ आपको लग रहा है कि ये नाउन है, और ये नाउन है, मोमेंट क्या है? नाउन है यहाँ पर, ठीक है। आ मोमेंट डिले would have proved costly, मतलब एक क्षण का मोमेंट, एक क्षण की देरी उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती, उसकी जिंदगी के लिए बहुत महंगी पड़ जाती, अगर वो बची ना होती एक्सीडेंट से, ठीक है। क्विकली बाय अ क्लोज से, मतलब अगर वो एक झपटे में अपने आप को उसने सेव ना किया होता, उसने अपने आप को सुरक्षित ना किया होता, तो 1 मिनट की देरी उसकी जिंदगी के लिए क्या हो जाता? बहुत महंगा हो जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिले क्या है? नाउन है, और नाउन हम साथ में यूज नहीं करते हैं, तो यानी कि हमें इस मोमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? हम उसको क्या कर देंगे? आ मोमेंट्री कर देंगे। आ मोमेंट्री डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली फॉर हर लाइफ। तो मोमेंट यहाँ नाउन है गाइस, तो मोमेंट को जब हमें क्या बनाना है? मोमेंट को हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो हम क्या कर देंगे? मोमेंट्री कर देंगे, ठीक है। मोमेंट्री कर देंगे। आ मोमेंट्री डिले हैव प्रूव्ड कॉस्टली, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा एरर कहाँ था? फर्स्ट पार्ट में था, क्योंकि अभी हमें क्यों इसको मोमेंट्री करना है? इस वजह से करना है क्योंकि नाउन और नाउन एक साथ में यूज नहीं हो सकते हैं। या तो हम एपोस्ट्रोफी यूज कर दें तब हम एक साथ यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम उसे एडजेक्टिव बना दें, ठीक है। तो एक नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन नाउन साथ में यूज नहीं हो सकते हैं किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में गाइस हमारा यहाँ पर क्या था? एरर था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड बाय फैमिली सो मच।
जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग थी, जो मतलब एक चारों तरफ का चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स थी वो काफी ज्यादा क्या थी, उस प्लेस की बड़ी ब्यूटीफुल थी, जो मेरे पेरेंट्स को काफी ज्यादा क्या की, एंचेंट की, काफी फैमिली को मेरे प्रभावित करी। सो दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू स्टे 1 more week, उन्होंने 1 हफ्ते वहां रहने का डिसाइड किया। वो सोचे 1 हफ्ता हम और वहां पर रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और आपको पता होना चाहिए जो सराउंडिंग है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। अगर हमें सराउंडिंग, अब 2 एडजेक्टिव एक ही साथ में, तो फिर नाउन क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो होना जरूरी है ना भाई। ब्यूटीफुल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, किसी नाउन के लिए करना है। तो यहाँ पर देख रहा है ब्यूटीफुल भी हमारा एडजेक्टिव है और सराउंडिंग भी हमारा एडजेक्टिव है, तो दोनों तो हम एक साथ में यूज नहीं कर सकते ना। अल्टीमेटली हमें एक नाउन की जरूरत है जो एडजेक्टिव, जिसको एडजेक्टिव क्वालिफाई कर पाए। तो हमारा नाउन तो मिसिंग है, लेकिन आपको पता है ये जो सराउंडिंग है इसका एक नाउन पार्ट भी होता है, और वो नाउन पार्ट क्या है, सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स आपका नाउन होता है, जबकि आपका सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर इतनी बात। सराउंडिंग्स नाउन होता है, ये ध्यान से अपना इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए कि सराउंडिंग्स नाउन होता है, लेकिन जो सराउंडिंग वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। अल्टीमेटली ये ब्यूटीफुल किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, हमें यहाँ सराउंडिंग्स करना है। सो यहाँ पर आपका ए पार्ट में क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव किया जाए, बाकी और देख लेते हैं क्या है, और कुछ गड़बड़ तो नहीं है सेंटेंस में। सो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, उस जगह की जो सराउंडिंग्स थी, खूबसूरत सी, जो चारों तरफ का जो नजारा था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जो एंचेंट किया। अब यहाँ एंचेंटेड है, मतलब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म बता रहा है पास्ट के बारे में, जो काफी ज्यादा प्रभावित किया, मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सो दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चित किया कि वो रहेंगे। देखो डिसाइड हमारा क्या है, डिसाइड हमारा एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ में हमेशा इंफिनिटिव आता है, ठीक है। जैसे आई डिसाइडेड नॉट टू कॉल हिम, तो यहाँ पर जब भी आप डिसाइड वर्ड का यूज करोगे, डिसाइड के साथ में इंफिनिटिव आएगा, ठीक है। डिसाइडेड टू स्टे 1 more week, हमने डिसाइड किया कि हम 1 वीक और वहां पर रुकेंगे। तो यहाँ ये बातें हमारी एकदम सही है, यहाँ कोई एरर नहीं है। एरर हमारा कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस पर आधारित है। द एम्प्लॉय assured अबाउट हिज प्रमोशन इन हिज ऑफिस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। द एम्प्लॉय को मतलब सुनिश्चित किया गया कि उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, यहाँ तक की सही है। बेस के साथ में ऑन प्रेपोजिशन आता है, और ये हिज यहाँ पर पजेसिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हमारा नाउन आया है, एम्प्लॉय यहाँ पर क्या है, नाउन है, एस्योर्ड यहाँ वर्ब है, अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन आया है, हिज प्रमोशन, ठीक है, इन हिज ऑफिस डिपार्टमेंट। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो, अब इसमें क्या एरर हो सकता है, एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं। वॉइस यहाँ पर हमारी हो जाती है पैसिव, कैसे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको एश्योर किया जा रहा है कि उसका ऑफिस में प्रमोशन हो जाएगा, उसको ऐसा एश्योर किया जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, किसी एक्शन को रिसीव करता है, तो वॉइस हमारी क्या हो जाती है, वहां पर वॉइस हमारी हो जाती है पैसिव, ठीक है, वॉइस हो जाती है पैसिव। और जब वो एक्शन को क्या कर रहा है, एक्शन को कर रहा होता है, तो वॉइस वहां पर क्या हो जाती है, वॉइस हमारी वहां हो जाती है एक्टिव। ये हम बहुत बात जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ देखो वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब उसको ऐसा एश्योर किया जा रहा है कि आपका ऑफिस में प्रमोशन हो जाएगा। उसने कोई एक्शन नहीं किया, उसका ऑफिस में प्रमोशन किया जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये वॉइस हमारी क्या है, पैसिव है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारा सिंगुलर है, तो वॉज हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारा एरर कहाँ था, एरर हमारा था बी पार्ट में गाइस। तो ये बातों का आप नोटिस, ये बातों का आप खास ख्याल रखेंगे कि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको वॉइस चेक कर लेना है, नहीं तो ऐसे आप देख के आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई एरर ही नहीं मिलेगा। वैसे तो सारा सेंटेंस सही है, बट वॉइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंटेंस गलत है। वॉइस बहुत जरूरी है, वॉइस के चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से, वॉइस के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए, तो वॉइस पढ़ के जाइएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ये बात आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है।
और वैसे तो आपने टेंस तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। अब आ जाता है हमारा फिलर का क्वेश्चन गाइस। अल्टीमेटली ये चीज आप जान के समझ के रखिए कि आपका एरर का 2 क्वेश्चन बनेगा, फिलर का 2 क्वेश्चन बनेगा, स्पेलिंग एरर का 2 क्वेश्चन बनेगा, वोकैबुलरी का 4 क्वेश्चन बनेगा, जो आपका 2 सिनोनिम आ जाएगा, 2 एंटोनिम आ जाएगा। तो इतना ध्यान में रखिए कि आपकी मार्क्स जो है ना ये यहीं से ही मिलने वाले हैं आपको, है ना। तो ग्रामर आपका तैयार होना चाहिए। और वोकैबुलरी के लिए मैंने स्पेसिफिकली दो वीडियोस किए हुए हैं जो वोकैबुलरी सिनोनिम और एंटोनिम पे हैं, और 2 मैंने किए हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हैं। तो एक बार उन चारों वीडियोस को आप देखेंगे ना तो आपको मजा आ जाने वाला है। मैं सच में बता रही हूँ। और सारे वही वर्ड्स मैंने वहां पर मैंने आपको बताए हैं, वही वोकैब्स मैंने डिस्कस किए हैं जो बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर उस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुत आपको फायदा होने वाला है उसके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इस फिलर के क्वेश्चन में। तो समझ लीजिए कि अगर आपने ग्रामर सही से अच्छे से आपने पूरे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो 4 नंबर आपको फिलर से और 4 नंबर आपको एरर डिटेक्शन से मिलने वाला, मतलब 8 नंबर आप यहीं से स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। तो आ जाते हैं इस पे, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? स्मारक, स्मृति चिन्ह जिसको बोलते हैं, कोई चीज हो मतलब एक किसी की स्मृति में किसी की याद में बनाया गया हो। was the only dash the lost traveler remembered. The big stone monument was the only dash the lost traveler remembered. अब यहाँ स्पेसिमेन का दिया हुआ है। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, कोई चीज का नमूना, ठीक है। पहला हमारा नमूना स्पेसिमेन, सेकेंड हमारा सोवेनिर। सोवेनिर का मतलब होता है किसी की याद का किसी के लिए स्मृति चिन्ह। सोवेनिर का मतलब क्या होता है? स्मृति चिन्ह होता है। पीस का मतलब होता है शांति, और लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? लैंडमार्क का मतलब होता है भूमि चिन्ह, ठीक है। भूमि चिन्ह या सीमा चिन्ह। तो अब यहाँ पर स्टोन मॉन्यूमेंट की बात की गई है ना, स्टोन मॉन्यूमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर क्या बन सकता है आपका? स्टोन मॉन्यूमेंट की बात की गई है तो भूमि चिन्ह या सीमा चिन्ह इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लैंडमार्क आंसर आएगा। द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, वो जो बड़ा स्टोन का जो मॉन्यूमेंट बना था वो वॉज द ओनली डैश द लॉस्ट ट्रेवलर रिमेम्बर्ड। वो एक ऐसी चीज थी जिसको उस ट्रेवलर ने, उस यात्री ने उसको याद रखा, वो एक ऐसी चिन्ह थी। तो यहाँ पर स्मृति चिन्ह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लैंडमार्क मतलब वो भूमि चिन्ह एक ऐसा चिन्ह था जिसको उस ट्रेवलर ने याद किया, मतलब जब तक वो था तब तक उसने उसको याद किया। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन गाइस एकदम सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस अ रीजन फॉर द डैश डिपार्चर डिले। द एयरलाइन वॉज अनेबल मतलब असमर्थ रहा, क्या करने में? हमको देने में, क्या? वो कारण बताने में कि हमारा डिपार्चर डिले क्यों हुआ। इस कारण को बताने में एयरलाइन क्या रहा? असमर्थ रहा। क्या हो सकता है? इनडिवाइजिबल का मतलब होता है जिसको डिवाइड ना किया जा सके। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके। इनविजिबल का मतलब होता है जो देखा ना जा सके। और इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको स्पष्ट रूप में कहा ना जा सके। क्या हो सकता है आंसर? इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको स्पष्ट रूप में, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके। तो अब यहाँ पर इनडिवाइजिबल तो कोई सेंस नहीं दे रहा है, इनविंसिबल भी कोई सेंस नहीं दे रहा है, इनविजिबल भी कोई सेंस नहीं दे रहा। भाई हमें एयरलाइन का इनविजिबल डिपार्चर डिले से क्या लेना देना? सो इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन सेंस भी सही दे रहा है और यहाँ पर वो क्या है? एप्रोप्रिएट है फिक्स करने में, ठीक है। सो द एयरलाइन वाज अनेबल टू गिव अस अ रीजन फॉर द इनएक्सप्लिकेबल डिपार्चर डिले। क्लियर इतनी बात? मतलब वो हमें इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया, इस बात को बता नहीं पाया कि उसका डिपार्चर डिले क्यों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? हाँ, तो नेक्स्ट हमारा आ गया सिनोनिम का क्वेश्चन गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिनोनिम और एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये देखो इनका एक टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बट एक तरीके से हम कह सकते हैं लिमिटेड भी है। क्यों है? क्योंकि वर्ड निर्माण बार बार क्रिएट नहीं होते हैं। जो आपने अभी, आपको क्या करना है, अभी आपको 3 साल का अगर मैं पेपर कह दूं पढ़ने के लिए, या फिर आपने देखा भी होगा 3 साल का पेपर अगर आपने बहुत सही से देखा होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ तो अगले साल के पेपर में मैच हुआ है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर से सीखा क्या?
जो आपने एनालिसिस किया, मैं उसमें थोड़ा सा यही ऐड करके बोलूंगी कि बाकी रूल्स तो आपको अपने से पढ़ के जाने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर सही से किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, तो बाकी है ना, फिलर के भी क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन अभी समझने वाली बात क्या है, जहां पर आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। आपको पता है वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं वर्ड्स। तो यानी अगर मैं सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने के लिए आपको बोलूं, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा रिसोर्स रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको कुछ नए वर्ड्स में नहीं भागना है, आपको उन्हीं को देखना है, वर्ड्स बार बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर पेपर से। एक बार आप उसको पढ़ के जाएंगे, मतलब 3 4 साल का, 5 साल का, तो आपको वो भी रिपीट होता दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, और जो आम बोलचाल की भाषा में जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स आप बोलते हैं, उन्हीं की ही बार बार वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जाती है, तो कहीं बाहर से बिल्कुल नहीं आने वाला। तो निश्चिंत रहें कि स्कोरिंग टॉपिक है ये आपका, और आपको कैसे इसमें नंबर अटेन करना है, आप प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी आपने अभी तक के वर्ड्स पढ़े हैं, एक बार उनको पढ़ के जाइएगा, आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। और बिल्कुल रैंडम नहीं मारना, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी और भी आपके पास में जो क्वेश्चंस है वो काफी स्कोरिंग है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। कैजुअल का मतलब होता है किसी को क्या करना, कैजुअल का मतलब होता है किसी को एंटाइस करना, मतलब किसी को सम्मोहित करना, किसी को फुसलाना, बहलाना। ठीक है, सो कैजुअल का मतलब होता है किसी को फुसलाना, किसी को बहलाना। ठीक है, अच्छा, इसके और सिनोनिम क्या हो सकते हैं? किसी के साथ फ्लैटर करना, मतलब चापलूसी करना किसी के साथ। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, और डिसीव करना, किसी को धोखा देना। अगर आप किसी को फुसला रहे हो, बहला रहे हो, तो आप धोखा ही उसको दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। परसुएड भी बोल सकते हैं एक सेंस में, परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, है ना, मनाना किसी को। ठीक है, डिसेंचेंट का मतलब होता है, डिसेंचेंट का मतलब होता है किसी के फैसिनेशन से, मतलब किसी के आकर्षण से दूर भागना। डिसेंचेंट का मतलब होता है अटैचमेंट, जानते हो ना, अटैचमेंट मतलब होता है किसी से लगाव होना, और डिसेंचेंट का मतलब होता है किसी के लगाव से दूर भागना, किसी के फैसिनेशन से, किसी के आकर्षण से दूर भागना। क्लियर? एंटाइस का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को लुभाना, किसी को सम्मोहित करना, किसी को हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज अलग हो जाएगा, किसी को फैसिनेट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, एंटाइस का मतलब होता है। ठीक है, रिपल्स का मतलब होता है डिलीट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, किसी चीज को एकदम से हटा देना। और बुली का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना। बुली का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना। जैसे बुली बोलते हैं बहुत सारे बच्चे उसको बुली कर रहे हैं, तो बुली मीन्स क्या होता है? किसी को परेशान करना। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर? सिनोनिम क्या होगा? एंटाइस होगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फस्टियन का मतलब क्या होता है? फस्टियन का मतलब होता है निरर्थक, कोई चीज जो यूजलेस है, जो मीनिंगलेस है, वो फस्टियन है। ठीक है, फस्टियन। अब यहाँ पर फस्टियन कैसे लर्न करोगे? फेल से फस्टियन बोलोगे, फेल। फेल का मतलब होता है असफल, फेल हो गया, फस्टियन हो गया। ठीक है, फस्टियन मतलब क्या होता है? बर्बाद होना, निरर्थक होना, मीनिंगलेस होना। ठीक है, अब इसके लिए सिनोनिम बता दो एक बार, ये भी हमारा सिनोनिम का क्वेश्चन है। फस्टियन का सिनोनिम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी। फस्टियन का मतलब होता है फ्रूटलेस। ठीक है, फ्रूटलेस या फिर इनफर्टाइल, फ्रूटलेस। फस्टियन का मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस, बिल्कुल भी फर्टाइल जो ना हो, जो निरर्थक हो। मीनिंगलेस, टेस्टलेस बोल सकते हो। अनप्रिटेंशियस, देखो प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, और अनप्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी सिंपल, सरल, है ना, सिंपल सरल, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना, बिल्कुल दिखावा नहीं करना। टिमिड का मतलब होता है कायर, यानी कि कोवर्ड। ठीक है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और कॉर्टियस का मतलब होता है हम्बल, विनम्र। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? हम्बल, विनम्र, मॉडेस्ट। ठीक है, सबमिसिव, मीक, ये सब कॉर्टियस के क्या है? सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एरोगेंट का क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा, इगोटिस्ट हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, वेलेंट हो जाएगा, ये सब एरोगेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। टिमिड का क्या हो जाएगा? टिमिड का यही हो जाएगा। अब फस्टियन मतलब होता है निरर्थक, तो अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है जो शो ऑफ ना करे, तो मतलब इससे कोई रिलेटेड नहीं है। टिमिड का मतलब होता है कायर,
एरोगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या करना, बहुत ज्यादा दिखावा करना, बहुत घमंडी होना। और कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र होना। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र होना, किसी से बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, बहुत ज्यादा किसी चीज को मतलब हाईलाइट नहीं करना, एकदम शांत रहना। एक सेकेंड, सिनोनिम बनेगा टिमिड। इसका सिनोनिम क्या बनेगा गाइस? टिमिड बनेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? टिमिड हो जाता है। फर्स्टियन का मतलब क्या होता है? निरर्थक। तो जो टिमिड यानी जो कायर इंसान है वो भी क्या है? निरर्थक है। उसको भी जो है मतलब कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो हर चीज को देख करके भाग जाता है। ठीक है, तो निरर्थक आपका यहाँ सेकंड वाला, टिमिड आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कैविलियर का मतलब होता है गाइस घमंडी। कैविलियर का मतलब क्या होता है? देखो कैविलियर का दो सेंस आता है, एक तो घुड़सवार भी कैविलियर को बोलते हैं, घुड़सवार, और दूसरा होता है इसका जो है आपका घमंडी। अब घमंडी का बताना है आपको ऑपोजिट वर्ड। घमंडी के लिए ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वैसे घमंडी का सिनोनिम बताओ। एरोगेंट, जो अभी हमने पढ़ा, एरोगेंट, और क्या? इगोटिस्ट, और क्या? और क्या हो जाएगा? और आप कह सकते हो अग्रेसिव, और क्या हो जाएगा? वायलेंट, रिपल्सिव। ठीक है, नेक्स्ट। सो कंडेंसेंडिंग का मतलब क्या होता है? कंडेंसेंडिंग का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा कृपालु हो, बहुत कृपा लोगों पर करता हो, बहुत परोपकारी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेंडिंग बोलते हैं, यानी कि ग्रेसियस। कृपालु इंसान यानी दयालु इंसान को हम क्या बोलेंगे? ग्रेसियस बोलेंगे। कर्ट का मतलब होता है दही, कोई लेना देना नहीं है। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। और हॉटी का मतलब क्या होता है? वो वाली हॉटी नहीं है, अरे जी दिमाग कहाँ लगा है आप बता। हॉटी मतलब होता है घमंडी। हॉटी मतलब क्या होता है? घमंडी। अब आप बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा? कैवलियर का मतलब होता है घमंडी, तो हॉटी होने से रहा। हम्बल यानी कि मीक, यानी विनम्र, यानी मॉडेस्ट, यानी सबमिसिव, तो आंसर क्या बन जाएगा? कैवलियर का आपका हम्बल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विजिलेंस का मतलब होता है जागरूक। विजिलेंस का मतलब होता है जागरूक, यानी अवेयरनेस, हर बात की जानकारी। तो वो न्यूज 24 में हर बात की जानकारी रखने वाला इंसान कौन होता है? विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है जागरूक। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? उदासीन, यानी कि किसी बात का कोई असर जिस पर ना बोले हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस बोलते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है क्या? बहुत ज्यादा मेहनती। ठीक है, और एक्विटी का मतलब क्या होता है? एक्विटी और सर्कमस्पेक्शन। ठीक है, एक्विटी का मतलब होता है गाइस गतिविधि, यानी कि मोशन। बसल यानी कि गतिविधि, मैं लिख देती हूँ गतिविधि। अब हमारे पास में लास्ट वर्ड है सर्कमस्पेक्शन। सो सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है एहतियात। एहतियात यानी कि बहुत ज्यादा क्या रहना? वॉचफुल रहना, बहुत ज्यादा वॉचफुल रहना। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? विजिलेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या रहना? जागरूकता, हर चीज की अवेयरनेस अपने साथ में रखना। और इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन रहना, किसी बात का कोई फर्क ना पड़ना। तो हमें एंटोनिम बताना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा ईडीएम का क्वेश्चन आ गया। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आपका। ईडीएम 2 पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 2 ईडीएम में 4 नंबर लेके घर पे जा रहे हो, और कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बताओ ईडीएम नहीं बता पाओगे? पूरे ग्रामर के क्वेश्चन करने के बाद से आप ईडीएम और ये आपका नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आप बहुत आराम से अटेम्प्ट करोगे, मतलब 100 के अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत। और आपको मैं बता दूं, बैंकिंग के पेपर चाहे एसएससी सीजीएल के पेपर की मैं बात कर लूं, अगर आपका वॉइस और नरेशन आ रहा है और आपका ये ईडीएम फ्रेज आ रहा है, तो आप ऐसे आंख बंद करके, मुझे लगता है कि आप अगर जिस बच्चे को थोड़ी इंग्लिश आती है, उसने थोड़ा मेहनत कर दिया, तो भैया उसके पास में 12 नंबर रखा हुआ है, और आपके पास भी 12 नंबर रखा हुआ। 12 नंबर की आपको चिंता ही नहीं करनी है। आपको आगे जो आपके पास में एरर डिटेक्शन है, फिलर, उसकी आपको टेंशन करनी है। ये सारे अब तो आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हो, बस आपको देखना है, उसके बाद आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ देखो, ये ईडीएम दिया हुआ आपके सामने, गिव समबडी अ रिंग। गिव समबडी अ रिंग, अब क्या मतलब होता है? किसी को प्रपोज करना है?
हेलो, आज वैलेंटाइन डे का है। आप 13 अगस्त से आपका पेपर है, तो 14 नहीं जोड़ना उसको, ठीक है। तो गिव समबडी अ रिंग, किसी को क्या करना है, एक रिंग देना। मतलब यहाँ पर प्रपोज करने का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपका सेंस आएगा कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। वो भी तो रिंग होता है, बस एक ही रिंग आपको आता है पढ़ने, एक ही रिंग आता है समझ में। कॉल समबडी ऑन फोन, किसी से फोन पे बात करना, टॉक समबडी ऑन फोन या ओवर फोन कॉल, या फिर किसी को कॉल करना, किसी को रिंग देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा गया था, देखो बार बार रिपीट होता हो, कितने अच्छे से बता दोगे। एक ही टेक्निक फॉलो करनी है, रीड बिटवीन द लाइंस। आपको बातों का मतलब समझना है, एग्जैक्ट नहीं बोला जाएगा, आपको बातों का मतलब समझना होगा, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब यहाँ पर मान लिया मैं कुछ ऐसे स्टोन वगैरह रख दे रही हूँ और आपने पूरी जी जान से उस स्टोन को हटाने में आप अपनी पूरी जी जान लगा दी, मतलब आपके पास में जितना कुछ है, जितना आपके पास पावर है, जितना आपके पास में स्ट्रेंथ है, आपने सारी चीजों को आपने लगा दिया उस स्टोन को यहाँ से हटाने में, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए। इट मीन्स whatever you are going to do in your life, if there is some obstruction on your way, you are trying your hard to मूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन। उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, ताकि वो आपके पास में, आपके सामने जो हिंड्रेन है, जो आपका बाधा है, वो दूर हो जाए। सो इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है बी ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। वो सारी चीजें करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए सारी पॉसिबल चीजों को अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये भी ग्रामर के रूल्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, रूल और कॉन्सेप्ट पर आपने पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। मैं आपको बस तरीका समझाऊंगी कि आपको करना क्या है, और ये चीजें समझ लीजिए, आपको मोटिवेट रहना है कि 10-12 नंबर तो आप ऐसे लेने वाले हो, ठीक है। सी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड अमित। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ना ध्यान से, इसी को आपको क्या करना है, इसी को इंप्रूव करना है। क्या हो सकता है, आपको पता है ना कि एंड के साथ दो अलग नाउन, अगर दो अलग अलग हमारे नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड है, दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड है, तो हमारी जो वर्ब आती है वो हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है गाइस। तो ये हैज यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक है। ये हैज यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आंसर में एक ही हैव था, हमारा आंसर यहाँ पर ये सेकेंड वाला हो जाएगा। सी एंड डैड, यहाँ दो हमारे नाउन्स हैं, एक प्रोनाउन है एक नाउन है, तो डैड वुड हैव हैड लव्ड अमित हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हैड नहीं होगा, हैड का कोई सेंस नहीं बन रहा है, आपका हैव लव्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, समवन मस्ट बीइंग किल्ड। अब आपको यहाँ पर चेंज करना है, बीइंग कहाँ लगाते हो, पैसिव में लगाते हो, बीइंग को आपको चेंज करना है। आपको क्या करना है बताओ, देखो ये हमारा, इसको पैसिव वॉइस जब बनाओगे ना, जब आपका मॉडल वर्ब आ जाता है, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, तो जब भी मॉडल वर्ब आ जाता है तो उसकी जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं उसका रूल आप जरा देख लो मेरे से। मस्ट है या कोई मॉडल वर्ब है, मैं यहाँ कोई भी मॉडल वर्ब की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी मॉडल वर्ब है, आपको क्या करना है, आपको विल लेना है, सॉरी आपको हैव लगाना है, हैव के साथ में आपको बीन लगाना है, और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप कर रहे हो पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड आगे जो भी एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करना है आप ऐड कर दो। अब आपको हैज बीन नहीं लगाना। तो मैंने क्या बताया, जब भी मॉडल वर्ब होता है तो मॉडल वर्ब के साथ, जब मॉडल वर्ब जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, नीड हो गया, ये सारे अगर मॉडल वर्ब्स हैं और इनके साथ इनकी पैसिव वॉइस बनानी है तो मॉडल वर्ब हो गया, हैव हो गया उनके साथ में। देखो जब हम मॉडल वर्ब्स के साथ में वर्ब नहीं देखते कि हम सेकंड वाला वर्ब क्या यूज करें। जैसे विल शैल के साथ जब भी आप परफेक्ट यूज करते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हो, तो हैव लगा देते हो ना, क्यों, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट हम नहीं देखते हैं। उसके बाद से क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी, जो मॉडल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमने यूज कर दिया है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने हैव ऐड करना है, बीन ऐड करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ है फर्स्ट ऑप्शन में, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड है, जिसकी वीडियो हमने की हुई है, 2 वीडियोस हैं, बहुत मजेदार, बहुत धमाकेदार वीडियोस है, मजा आ जाएगा आपको एक बार देख के, ठीक है। अब आओ इसी को सॉल्व करते हैं।
द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, ऐसी कोई चीज जो क्या हो, पवित्र हो, मतलब कोई किसी चीज की पवित्रता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोई चीज पवित्र है उसको हम क्या बोलेंगे। अवेरिस का मतलब होता है लालची, बेसनेस का मतलब होता है नीचता, बेस मतलब क्या होता है, नीचा, और बेसनेस का मतलब होता है नीचता, नीचपन, ठीक है। और सैंक्टिटी का मतलब होता है हॉलीनेस यानी पवित्रता, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, ठीक है। तो आंसर आपकी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। पर्सिमनी का मतलब होता है सेविंग यानी बचत, पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, और पर्सिमनी का मतलब क्या होता है, बचत यानी सेविंग। क्लियर। सो अवेरिस का मतलब होता है लालची, बेसनेस का मतलब होता है क्या, नीचता, बेस नीचा, नीचापन, नीचता हो जाएगा। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी यानी हॉलीनेस, एंड पर्सिमनी का मतलब क्या होता है, बचत यानी कि सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है नेक्स्ट हमारा 16 वाला क्वेश्चन, अ सब्सटेंस इजिली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसी कोई चीज जिसको बदला जा सके, जिसको जमाया जा सके बहुत ही लो टेम्परेचर पे, नेचुरल टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। सो वोलेटाइल यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है, नेक्स्ट स्टेट फास्ट, और थर्ड हमारा एंड्योरिंग, एंड फोर्थ हमारा डेफिनिट। क्या आपको लगता है ये तीनों ऑप्शन हमारे सेम है? एक बार जरा ध्यान से देखो, प्रीवियस पेपर है ये, एक बार जरा ध्यान से देखना, ये स्टेट फास्ट, एंड्योरिंग और डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित यानी कि टिकाऊ। क्या बोल सकते हो आप, टिकाऊ, निश्चित चीजें हमारी टिकाऊ होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, जो चीजें हमारी कुछ समय के लिए होती हैं उसको हम बोल देते हैं टिकाऊ। तो ये हमारे तीनों जो ऑप्शन, इन सभी का मतलब क्या हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है। अब यहाँ ये एक ऑप्शन है पहले वाले ए वाले में, आपका एक ऑप्शन है जो बता रहा है कि क्या, वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बार बार चेंज हो, ठीक है, परिवर्तनशील हो। यहाँ स्टेडफास्ट, एंड्योरिंग और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। लेकिन यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है इसका मतलब होता है वो चीज जो परिवर्तनशील हो, जिसको बदला जा सके, ठीक है। सो आपका यहाँ पर जो होगा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेलिंग एरर का, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें करेक्टली स्पेल्ड है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, वोकैबुलरी के क्वेश्चन जब भी करो एक बार वहां उसकी स्पेलिंग्स भी देख लिया करो, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, हमेशा आई ई का, वाई का, ई का, आई का, यही सब डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हिप्नोटिस्ट, हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटिस्ट एंड हाइप्नोटिस्ट। अब यहाँ बताओ, वो हनी सिंह का गाना तो सुने ही होंगे, याद तो कर लिए हनी सिंह का गाना, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाला गाना तो बहुत आराम से सुन लिए। स्पेलिंग भी अगर देख लिए होते तो आज बेड़ा पार लग गया होता, लेकिन नहीं देखना था ना गाने में, और हमें तो उस क्या नाम है, उर्वशी रौतेला में, हमें तो उसी को देखना था। हिप्नोटाइज तो उसने आपको कर दिया था, मतलब क्या होता उसमें नहीं ध्यान था, ना ही स्पेलिंग में। तो काश अगर गाने के साथ साथ स्पेलिंग भी पढ़ लिया जाए और मतलब निकल के आप मतलब भी निकाल लो तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, हिप्नोटिस्ट, हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटिस्ट या हिप्नोटाइज्ड, बताएं आप लोग। देखो हिप्नोटाइज्ड में वाई होता है, ठीक है, हिप्नोटिस्ट में वाई होता है, तो यहाँ भी आई है, यहाँ वाई है, लेकिन ये स्पेलिंग आपकी गलत है। यहाँ हिप्नोटिस्ट नहीं होगा क्योंकि वाई होता है आपका, तो हिप्नोटिस्ट आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को काबू में कर लेना, किसी को मति भ्रम कर देना। तो उसकी ब्लू आईज ने उसको मति भ्रम कर दिया था, ठीक है, मतलब हिप्नोटाइज कर दिया था। सो हिप्नोटिस्ट मतलब होता है किसी को मति भ्रम करने वाला, ठीक है, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट आ जाता है। देखो आपको तो पता है ना, थ्योरी का जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई का प्लूरल क्या हो जाता है, IES हो जाता है, वाई का प्लूरल IES हो जाता है। और थ्योरी की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, तो क्या थ्योरी की स्पेलिंग ये है IES वाली, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी ये चीज फॉलो नहीं की गई है, IES यहाँ भी नहीं फॉलो की गई है, यहाँ भी नहीं फॉलो की गई है, सेंटेंस में दिख रहा है, मतलब यहाँ है, ठीक है। ये पहला, ये देखो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखो थ्योरी की स्पेलिंग क्या होती है वैसे बिना प्लूरल की, THEORY थ्योरी होता है, इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, PHEORISE, ठीक है। सो यहाँ पर थ्योरीज हो जाएगा आपका ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, थ्योरीज यहाँ पर आपका सही है। वैसे भी देख के बता सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है।
पाराजंबल का आ जाता है, पाराजंबल। पाराजंबल में क्या करना है कि ये भी बहुत स्कोरिंग होता है, बस आपको सेंस एक बार निकाल लेना है कि सीक्वेंस बना के जब सेंटेंसेस का चलो, सेंटेंसेस का सीक्वेंस बना के चलो, बस खत्म बात। अब चलो हम भी बना लेते हैं सीक्वेंस, फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। अब यहाँ पहला वाला, इसी के साथ हमें सीक्वेंस बनाना है, ये जो हमारा सेंटेंस दिया है इसी के साथ सीक्वेंस बनाओ फटाफट से। दे हैड सीन इनफ ऑफ दी, उन्होंने बहुत कुछ देखा था। कहाँ देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा था। अब ऑफ तो आएगा नहीं, मतलब जेड तो पहले हम ऐड नहीं करने वाले। ऑफ दी देम तो करेंगे नहीं। ऑफ दी देम क्या, उन्होंने उनमें क्या देखा था? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सेकेंड वाई के साथ चलूं तो मुझे सेंस मिल रहा है कि दे हैड सीन इनफ ऑफ द डिजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर। ठीक है, अभी मैं वाई ऐड करती हूँ, आगे देख लेती हूँ क्या होना चाहिए। सेंस बन रहा है, आप भी देख सकते हो यहाँ पर। दे हैड सीन इनफ ऑफ द डिजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर। नो नंबर के साथ में देम नहीं आएगा, नो नंबर देम नहीं होता, नो नंबर ऑफ होता है। आपको वन नंबर ऑफ, या सॉरी आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, नंबर के बाद ऑफ आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम y के साथ z करते हैं, अल्टीमेटली हमारे साथ x बचता है, x को ऐड कर दिया। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ के देख लो। दे हैड सीन इनफ ऑफ द डिजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर ऑफ नाइफ्स would have tempt them to come a step further। मतलब उन्होंने बहुत कुछ डिजर्ट में देखा था, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई भी वहां पर नाइफ्स यानी कि चाकू लेकर उनको कोई किसी ने परेशान नहीं किया, ताकि उनके पास में एक स्टेप फार्दर, एक स्टेप उनके पास में दूर और आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वाई जेड आपका एक्स बनेगा सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सच आर दी स्ट्रेटा विच बी, जिस स्तर पर हमें, स्ट्रेटा का मतलब स्तर होता है, सच आर दी स्ट्रेटा विच बी स्पाइसेस आर, ये बन नहीं रहा है, विच बी मीट। अब देखो हम, हमारे बाद तो क्या होना चाहिए, हमारे बाद तो कोई वर्ब आनी चाहिए ना। यहाँ पर बी हमारा प्रोनाउन है, इट नीड्स अ वर्ब। तो यहाँ पर हमने मीट दिया, वी के बाद मीट हमारा वर्ब है, तो हम पहले वाई को लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ वाई नहीं है, हमें इसको चेक करना है, हमें इसको चेक करना है। ठीक है, वाई, चलो एक बार सेंटेंस को सीक्वेंस बना ले। सच आर द स्ट्रेटा विच बी मीट विद इन द साउथ ऑफ सिसिली फिल्ड विद। फील्ड के साथ तो विद आना है ना, फील्ड के साथ तो हम स्पाइसेस नहीं करेंगे, फील्ड स्पाइसेस नहीं, फील्ड विद स्पाइसेस हो सकता था। सो फील्ड विद सेल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेम spices as those now living in, ठीक है, living in the Mediterranean। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका y z और क्या x हो जाएगा, y z x हो जाएगा। कहाँ है y z x? फोर्थ ऑप्शन में। एक बार जरा पूरा पढ़ के देख लेते हैं। सच आर द स्ट्रेटा which we meet within the south of Sicily, filled with cells for the most part of the same species as those now living in the Mediterranean। ठीक है, तो यहाँ पर YZX का पेयर बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका वाइस का क्वेश्चन है गाइस, एक बार जरा ध्यान से देखो। वाइस के क्वेश्चंस पूरा आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पर बेस्ड होते हैं। पहला ये वाइस का क्वेश्चन कहता है, द मूवी क्रिटिक रोट अ सार्कास्टिक व्यू। मूवी क्रिटिक ने लिखा है एक सार्कास्टिक रिव्यू लिखा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर मूवी क्रिटिक ने सार्कास्टिक व्यू लिखा है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर है, यूज किया हुआ, उसी ने कार्य किया, कार्य रिसीव किसी पर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो वॉइस है वो हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस। फिर कहता है उसने लिखा क्या, उसने लिखा सार्कास्टिक रिव्यू लिखा, यानी उसने जो भी काम किया वो उसका बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या मैं आ सार्कास्टिक रिव्यू को ऑब्जेक्ट बोलूं? बहुत सही बात होगी बोलना, क्योंकि वर्क का काम जो है, काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ा है। चलो आ सार्कास्टिक व्यू कहाँ लिखा हुआ है? पहले वाले ऑप्शन में है और लास्ट वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को हम कट करके आगे बढ़ेंगे। पहला वाला सेंटेंस कहता है सार्कास्टिक रिव्यू इज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक, सही कह रहा है, बट क्या हम देखें यहाँ रोट है ना, एक बार जरा ध्यान से देखो भी पता चल जाएगा। रोट है, रोट का मतलब यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म मतलब कहाँ यूज करते हो? पास्ट में यूज करते हो, किस पास्ट में? पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हो। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वॉज वर और क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर वॉज वर भी हमें चेक करना पड़ेगा, इससे चेक कर लो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब में इज दिया हुआ है। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, बाय द मूवी क्रिटिक आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि वॉइस में टेंस क्या है, वॉइस का सेंस क्या है, वॉइस में वर्ब कौन सी यूज की गई है, बस उसे आप एक बार आइडेंटिफाई करो, अपने ऑप्शंस में देख लो यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद से आगे बढ़ दो। तो आपका 1-2 सेकंड में आप ऐसे वॉइस के और नरेशन के क्वेश्चन आराम से हल कर पाएंगे।
और फिलर के भी क्वेश्चन अगर आपके सारे ग्रामेटिकल रूल्स बहुत अच्छे से आपने पढ़े हैं तो वो भी आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो मैं तो जहां तक जानती हूँ कि 10 से 12 नंबर अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है तो आप बहुत ही मतलब आप 5 मिनट में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आराम से कर ले जाएंगे। बहुत इजी इजी टॉपिक है, जैसे एक्टिव हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, जैसे कि वोकैबुलरी हो गई, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत उसको कर देंगे आप। ठीक है, और बाकी ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, बहुत आसान आसान से टॉपिक हैं। ठीक है, सो जैसे जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में हमारे नाते से, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार शेयर कर दो, अगर लाइक कर दो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके। और पहली बार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही। फिर से कल मिलेंगे आपके डे 29 के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।